आज हम देखेंगे सोनोमीटर। तो सोनोमीटर में सबसे पहले सोनोमीटर क्या है, तो सोनोमीटर एक वुडन बॉक्स है। सोनोमीटर क्या है, एक वुडन बॉक्स है। तो सोनोमीटर का यूज कहां पर होता, तो सोनोमीटर इज यूज टू वेरीफाई द लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। जो हम लोग वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के लॉज पढ़े थे, मतलब एक वायर को दो फिक्स एंड दो रिजिड सपोर्ट के बीच में बांध के रखे थे वायर को, और उस पे स्टेशनरी वेव फॉर्म हो रहे थे, याद आ रहा है क्या। उसके बाद में स्टेशनरी वेव में कौन सा स्टेशनरी वेव फॉर्म हो रहा था, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव बन रहा था इसके ऊपर में। तो उस टाइम पे हम लोग फार्मूला डिराइव कर रहे थे कि ऑल हार्मोनिक्स प्रेजेंट ऑन अ स्ट्रेट स्ट्रिंग बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट। तो वहां पर अपना फार्मूला आया था n इज इक्वल्स टू 1/2L अंडर रूट ऑफ T बाय। फिर वहां से हम लोग लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग लिख लिए थे। तो उसी को वेरीफाई करके बताना है, उसी को क्या करना है, वेरीफाई करके बताना है। तो वेरीफाई मतलब क्या हो रहा, देखो अपना फार्मूला था n इक्वल्स टू 1/2L अंडर रूट ऑफ T बाय m। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये था अपना, ठीक है। फिर अपन यहां से लॉस बनाए थे। सबसे पहला लॉ, लॉ ऑफ लेंथ, क्या बोलता है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। जो फंडामेंटल केस वाली जो फ्रीक्वेंसी थी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेकिन ये कब पॉसिबल है, इफ n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l। ऐसा कब बोलेंगे, जब t और m क्या हो, कांस्टेंट हो। इफ t एंड m आर कांस्टेंट। तो ये बुक में तो लिख लिए थे अपन, इसी को प्रैक्टिकली प्रूफ करके बताना है। जो आपकी फिजिक्स की लैब रहेंगी उसमें एक्सपेरिमेंट रहेगा सोनोमीटर, तब आपको प्रैक्टिकली पूरा प्रूफ करके बताना। तो T और M कांस्टेंट का मतलब क्या होता है वो प्रैक्टिकल में पूरा अप्लाई करके ये प्रूफ करके बताना है। सेकंड कौन सा था, लॉ ऑफ, ये लॉ ऑफ लेंथ था। दूसरा T का रिलेशन N के साथ मतलब लॉ ऑफ टेंशन। तो क्या बोलता है, N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ T। लेकिन कब, जब क्या कांस्टेंट हो, इफ L और M क्या हो, कांस्टेंट हो। तो L और M कांस्टेंट का मतलब क्या होता है ये अपने को देखना है सोनोमीटर का यूज करके अच्छे से। और N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट T लाके बताना है। थर्ड लॉ क्या बोलता है, N और M का रिलेशन क्या है, N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ M। लेकिन कब, जब कौन कांस्टेंट हो, इफ L और T क्या हो, कांस्टेंट। तो सभी चीजों को अपने को प्रैक्टिकल लैब में प्रूफ करके बताना है। तो जो आप प्रैक्टिकल लैब में करेंगे वो मेरे को बोर्ड पे आपको बताना, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल लैब वाली चीज बोर्ड पे बताना है। तो आप अगर प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं किए तो आपको थोड़ा सा हार्ड लग सकता, लेकिन परफॉर्म करके है तो फिर आसान लगता है क्योंकि आपको पहले से सब कुछ पता है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं सोनोमीटर, ठीक। तो अपने टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग सोनोमीटर को पढ़ लेते अपन। तो सोनोमीटर की पहले डायग्राम समझ लेते अच्छे से, ठीक है। हाँ देखो सोनोमीटर के डायग्राम में क्या क्या रहता, सबको दिख रहा। हाँ सोनोमीटर ये ऊपर वाला वुडन बॉक्स है, ये वाला, ये जो साउंड बॉक्स है ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक वुड से बना हुआ है, इसलिए कौन सा बॉक्स बोलते हैं, वुडन बॉक्स बोलते हैं। नीचे में ये टेबल के पैर है, टेबल के ऊपर रख दिया अपन। उसके बाद में क्या क्या रहता है इधर, ठीक है, सोनोमीटर में क्या क्या रहता। तो ये एक हुक है, हुक मतलब ये एक तार को एंड को फिक्स कर दिए। ये तार की जो दूसरी एंड है इसको पुली के ऊपर से लेके जाके अपन क्या करते हैं, इधर हैंगर पे टंगा देते। फिर क्या करते हैं, हैंगर पे अपन स्लॉटेड वेट मतलब आधा आधा किलो या 1-1 किलो के वेट लगा सकते हैं इस पे। वेट लगाने से क्या होता, ये तार में क्या आता, खिंचा हुआ था। खिंचा हुआ मतलब क्या होता, टेंशन। तार में क्या आ जाता, टेंशन इन द स्ट्रिंग। जितना ज्यादा स्लॉटेड वेट डालेंगे इधर उतना ज्यादा तार में क्या आएगा, खिंचाव आएगा, मतलब उतना ज्यादा क्या रहेगा, तार का टेंशन रहेगा। दिख रहा है क्या इतना, हाँ। उसके बाद में ठीक है, इधर थोड़ा सा होल दिख रहा है क्या साउंड बॉक्स का, छोटे से होल भी रहते हैं इसमें। उसके बाद में ये दिख रहा है ये ब्रिज, ठीक है, पेन चेंज करता, हाँ ये दिख रहा है ये ब्रिज, ब्रिज के फॉर्म में। तो ये ब्रिज क्या है, अपन क्या करते हैं, तार के नीचे दो छोटे से ब्रिज लगा देते हैं। ब्रिज लगाने से क्या होता है, अब अपनी जो लेंथ है वो कैलकुलेट करना है। तो ये ब्रिज से लेकर ये ब्रिज के बीच की जो लेंथ है वही लेंथ को अपन कैलकुलेट करते। अब लेंथ को कैसे कैलकुलेट करते, इसके नीचे में इधर स्केल लग के रहती, स्केल, स्केल से आप इजीली पता कर सकते हैं कि यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है। और ये ब्रिज मूवेबल है, यहां से वहां लेके जा सकते हैं,
ठीक है। हाँ, उसके बाद में इसके ऊपर में अपन एक छोटा सा राइडर रख देते, राइडर मतलब पेपर का छोटा सा टुकड़ा रख देते, दिख रहा है टुकड़ा, पेपर का छोटा सा टुकड़ा करे ऐसा ऊपर में रख दिए, उसको क्या नाम दिए, राइडर नाम दिए। उसके बाद में अपन इसको, ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क की मदद से, प्रैक्टिकल लैब में ट्यूनिंग फॉर्क की मदद से इसको अपन क्या करते, वाइब्रेट कराते हैं, रस्सी में क्या प्रोड्यूस करते हैं, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते। तो ये पूरा किसके बारे में है, ये पूरा, ठीक है, सोनोमीटर के बारे में। तो आप क्या कर सकते हैं, घर जाके यूट्यूब पे सोनोमीटर बोल के अगर यूट्यूब पे सर्च मारे तो बहुत सारे लोग शॉर्ट्स बना के रखे सोनोमीटर के ऊपर में, प्रैक्टिकल लैब वाले, तो आप वो देख सकते हैं, आपके आइडिया क्लियर हो जाती है सोनोमीटर कैसा दिखता क्या रहता करके। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो शॉर्ट से क्लियर नहीं होगा, डिटेल में अंदर में क्या रहता है वो बता रहा हूँ। लेकिन ये डायग्राम से अगर आपकी आइडिया क्लियर नहीं हो रही तो डायग्राम आप उधर थोड़ा दिख सकते हैं, कॉपीराइट आता करके मैं नहीं बता रहा आपको इधर, ठीक है। हाँ, अब ध्यान दो, सोनोमीटर का जो भी चीज बताया मैं उसके बारे में डिटेल में लिख के, तो वन लाइन से अपन पढ़ लेते क्या क्या लिख के, पढ़ो क्या लिख के सबसे पहले। हाँ, सोनोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए हॉलो रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स कॉल्ड एज साउंड बॉक्स, देखा है क्या साउंड बॉक्स, साउंड बॉक्स था, ठीक है। हाँ, उसके बाद में बोलो, साउंड बॉक्स इज यूज्ड टू मेक लार्जर मास ऑफ एयर, हाँ, वाइब्रेट सो दैट साउंड प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, मतलब मेटल वायर इन दिस केस गेट्स एम्पलीफाइड। तो ये साउंड बॉक्स का काम क्या रहता, जो भी आवाज निकलेंगी वो आवाज को क्या कर दे, एम्पलीफाई करा दे। तो आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट, गिटार विटार में देखिए क्या, तार के बाजू में एक छोटा सा बॉक्स लग के रहता है ऐसा, वो क्या करता है, तार से जो भी आवाज निकल रही है उसको क्या करता, एम्पलीफाई करके बता रहा। तो ऐसे आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट देखेंगे उसमें यही रहता। तो इधर भी वैसे ही बोला कि आवाज को क्या करना है, इसका काम, साउंड बॉक्स का काम क्या है, आवाज को एम्पलीफाई करना। मतलब ये तार वाइब्रेट कर रही है, वाइब्रेट करने की वजह से, ठीक है, आवाज निकलेंगी, वो आवाज साउंड बॉक्स के अंदर जाएंगी, तो आपको साउंड बॉक्स की जो आवाज है सुन, मतलब बिना साउंड बॉक्स के आपको आवाज सुनाई नहीं देंगी, लेकिन साउंड बॉक्स रहा तो आवाज एम्पलीफाई होंगी और आपको इजीली सुनाई देंगी, ठीक है। हाँ, आगे, द साउंड बॉक्स इज यूज्ड टू मेक लार्जर मास ऑफ द एयर वाइब्रेट सो दैट साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, रस्सी की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा, अपने केस में मेटल वायर है ये लाल वाला, यहां से यहां तक गेट्स क्या होना, एम्पलीफाई। समझिए हर एक का काम, ये किसका काम पड़े अपन, साउंड बॉक्स का काम क्या है। नेक्स्ट, हाँ, द सेम प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, सच ऐसा वायलिन में भी यही प्रिंसिपल काम करता है, साउंड बॉक्स लग के रहता उधर। नेक्स्ट, हाँ, गिटार में भी रहता, तानपुरा भी इट इज स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें भी ऐसा तार बांध के रहता है ना क्या, वॉल इंस्ट्रूमेंट। आगे पढ़ो, देयर आर टू ब्रिजेस P and Q along the width of the box which can move parallel to the length of the box। मतलब इधर दो ब्रिज दिख रहे क्या आपको, ये दो ब्रिज दिख रहे, ये दो ब्रिज को आप, ठीक है, ये बॉक्स की जो लेंथ है इसके अलॉन्ग में मूव कर सकते। बॉक्स की लेंथ कौन सी डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में ना, तो ब्रिज को आप यही डायरेक्शन में क्या कर सकते, मूव कर सकते। दो ब्रिज है P और Q, समझा। ऐसा आगे पीछे मूव नहीं करना है, लेंथ के अलॉन्ग में, अलॉन्ग में मतलब के डायरेक्शन में, लेंथ की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली, ये वाली, ये डायरेक्शन में आप ब्रिजेस को क्या कर सकते, मूव कर सकते, ठीक है, ब्रिजेस को क्या कर सकते, मूव कर सकते, ठीक है। तो मान लो ये थोड़ी देर के लिए ब्रिज है, तो ऐसा ऐसा मूव कर, ऐसा ऐसा मूव करेंगे क्या, नहीं, ऐसा इधर इधर मूव कर सकते, ठीक है। आगे, हाँ, ब्रिज समझ गया सबको। हाँ, आगे क्या लिखे, देयर आर टू ब्रिजेस P and Q along the width of the box which can be moved parallel to the length of the box, ठीक है। हाँ, आगे, लेंथ ऑफ द बॉक्स के पैरेलल में आप क्या कर सकते, मूव कर सकते। और रख के कैसा रहता, विड्थ के जैसा रख के रहता, विड्थ के जैसा। विड्थ की डायरेक्शन कौन सी है, साउंड बॉक्स की ये वाली है ना विड्थ, ये क्या है, ये लेंथ है, ये क्या है, तो ब्रिज विड्थ के डायरेक्शन में रख के, लेकिन विड्थ के डायरेक्शन में मूव नहीं होता, मूव किसके डायरेक्शन में होता, लेंथ के डायरेक्शन में मूव, ठीक है। आगे पढ़ो, आगे, हाँ, आगे, हाँ, मेटल वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मतलब यहां से लेकर हाथ तक का जो वायर है उसकी, ठीक है, थिकनेस सेम है। मतलब ऐसा नहीं, ये पेन देखो, ये पेन यहां से क्या है, पतली है, दिख रही क्या पेन, कैमरे में दिखती क्या नहीं पता नहीं, यहां से पेन क्या है, पतली है, यहां से क्या है, जाड़ी है, फिर इधर आए तो फिर छोटा हो गया, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम नहीं, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम नहीं। वही ये वाली पेन देखो, ये वाली पेन, ठीक है, जो नोक वाली इतना पार्ट कट कर दिया, तो बताओ ये ऊपर से नीचे तक सेम है क्या, पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया सेम। तो ऐसे तार का क्रॉस सेक्शन क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। क्या लिख के पढ़ो, अ मेटल वायर, दिख रहा है इधर मेटल वायर, बोलो क्या लिख के, हाँ, अ मेटल वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन रन्स अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉक्स ओवर द ब्रिजेस, ब्रिजेस के ऊपर में
अलोंग द लेंथ, लेंथ के डायरेक्शन में ये वायर लगे है, ये तार रखते हैं। ठीक है, आगे पढ़ो, आगे हम कहा इधर पढ़ना है ना। इट इज फिक्स एट वन एंड एंड इट्स अदर एंड पासेस ओवर पुली। तार का एक एंड फिक्स, अभी तार की बात चल रही थी ना, तो इट मतलब कौन, तार की बात चल रही। तार का एक एंड क्या है इधर, फिक्स है। दिख रहा है कि सबको, तार का एक एंड क्या है, फिक्स है, देखो हुक के साथ कनेक्ट है, दूसरा पुली के साथ नीचे में कनेक्टेड है। ठीक है, आगे it is fixed at one end and its other end passes over a pulley. हाँ, a hanger with suitable slotted weight can be attached to the free end of the wire. free end of wire को क्या slotted weight hanger के थ्रू कनेक्ट करके रख दी। ये कौन सा एंड है, फिक्स एंड, ये कौन सा एंड है, फ्री एंड। आगे हाँ, बाय चेंजिंग, अब इधर है, बाय चेंजिंग द वेट, वेट को चेंज करके आप क्या चेंज कर सकते, द टेंशन इन द वायर कैन बी वेरी। मतलब वायर में, तार में कितना खिंचाव है, ये कैसे क्या आप चेक करके देख सकते हैं, ये कैसे क्या बदल सकते हैं आप। स्लॉटेड वेट, ज्यादा वेट लगाए तो ज्यादा खिंचाव आता, ज्यादा टेंशन आता, कम वेट लगाओ कम खिंचाव रहता, कम टेंशन रहता। आगे यहाँ, द मूवेबल ब्रिजेस अलाउस अस टू चेंज द वाइब्रेटिंग लेंथ ए बी ऑफ द वायर। ये ए से लेकर बी, मतलब ये जो ब्रिज है ना पी क्यू, यहां से यहां तक की लेंथ को क्या बोले, लेंथ ऑफ वायर ए बी। इसको आप कम ज्यादा कर सकते हैं, ये ब्रिज मूवेबल है ना, इधर उधर मूव कर सकते हैं ना, तो लेंथ क्या होंगी इसकी, कम ज्यादा होंगी। तो ये जो डायग्राम है वो डायग्राम क्या है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ सोनोमीटर। समझ में आ रहा थोड़ा। हाँ, तो ये डायग्राम, तो अभी और भी इंफॉर्मेशन देकर है, ये इंफॉर्मेशन पढ़ के फिर लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग को वेरीफाई करते बाय यूजिंग सोनोमीटर। ठीक है, तो पढ़ो, क्या लिख के इधर, इसको थोड़ा अच्छे से अरेंज कर लेता। हाँ, अब देखो सब लोग ऊपर देखो, बोलो आगे और क्या बोल रहा। अभी बच के इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो, आप ये वायर के ऊपर जो राइडर है ना उसको कैसे क्या गिरा सकते। ठीक है, मतलब आप इधर स्टेशनरी वेव कैसे बना सकते हैं, रेजोनेंस कैसे ऑकर कर सकते हैं। पढ़ो क्या लिख के, हाँ, इफ द वायर इज प्लग एट द पॉइंट मिडवे बिटवीन टू ब्रिजेस, मतलब दो ब्रिजेस के बीच वाले पॉइंट को अगर आप प्लग करें मतलब ऐसा प्लग करके छोड़ दी, गिटारी बजाते ना प्लग करते ना, वैसा प्लग किए तो क्या होगा, ट्रांसवर्स वेव आर प्रोड्यूस इन द वायर। इधर क्या प्रोड्यूस होंगे, तो एक वेव उधर जाएंगी, एक वेव इधर जाएंगे, दो वेव गए पलट के, क्या है, दोनों वेव वापस आए, ब्रिज से दोनों वेव पलट के वापस आए, तो कौन सा फॉर्म अंदर में क्या फॉर्म हो गया, स्टेशनरी वेव फॉर्म। दो वेव हो गए, इधर तार है, तार को प्लग करे, दोनों वेव गए पलट के, दोनों वेव क्या आ रहे, वापस आ रहे, तो कौन सी वेव बनती है, सबको पता है, पढ़ के अपन, स्टेशनरी वेव। तो क्या लिख के है, स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस बिटवीन द टू ब्रिजेस ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव एट द ब्रिज। ये गए दोनों वेव, एक वेव इधर गई पलट के, वो वेव क्या आ रही वापस, एक वेव इधर गई थी, ऐसा गए थे पलट के वापस, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, दो वेव्स वापस आ रहे हैं, तो क्या फॉर्म हो गया उधर, स्टेशनरी। समझ में आ रहा है इतना। हाँ, आगे कहां से पढ़ना है, यहाँ से। हाँ, 10, हाँ, पोर्शन ए बी ऑफ द वायर बिटवीन टू ब्रिजेस पी क्यू इज द वाइब्रेटिंग। मतलब अपने लिए यहां से यहां तक की लेंथ काम की नहीं है, अपने काम की लेंथ कौन सी है, ये ब्रिज से लेकर ये ब्रिज के बीच की जो लेंथ है ना, यही अपने काम की है, उसी को अपन क्या नाम रखे, वाइब्रेटिंग लेंथ। आगे हाँ, वायर कैन ऑल्सो बी मेड टू वाइब्रेट बाय होल्डिंग अ वाइब्रेटिंग। अभी अपन क्या कर रहे थे, अभी अपन ऐसा प्लग करे थे ना, उसके वजह से स्टेशनरी वेव बनाए थे। अब वैसा ना करके ट्यूनिंग फॉर्क का यूज करके भी ये चीजें कर सकते, तो वही चीज बोल रहे, ठीक है। हाँ, ये पहली चीज, ठीक है, इसको दूसरा नंबर दे रहा है, यहां से सेकंड, बोलो क्या बोल रहे हैं। हाँ, वायर कैन ऑल्सो बी मेड टू वाइब्रेट बाय होल्डिंग अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क नियर इट। वायर को वाइब्रेट करना है तो आप ट्यूनिंग फॉर्क की मदद से भी वाइब्रेट कर सकते हैं। आगे पढ़ो। हाँ, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन इज देन सेम एज दैट ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क। तो ये तार की जो वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी, वो फ्रीक्वेंसी किसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर रहेंगी, ट्यूनिंग फॉर्क के फ्रीक्वेंसी के बराबर में रहेगी। समझ में आ रहा। और अगर मान लो गलती से दोनों फ्रीक्वेंसी मैच कर गए, कौन से दोनों फ्रीक्वेंसी,
इसकी पहले से एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब मैं ट्यूनिंग फॉर्क का यूज करके, ठीक है, ऐसा ट्यूनिंग फॉर्क है अपने पास में, ट्यूनिंग फॉर्क को ऐसा स्ट्रक किए, ठीक है, रबर के हथौड़े से मारे या इसको ऐसा स्ट्रक किए मारे टेबल पे, ठीक है, और इधर लगा दिए। तो लगाने की वजह से क्या होता, तार क्या करता, वाइब्रेट करता, वाइब्रेट। तो तार की अभी जो फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेट कर रहा है तार, तो अभी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी किसकी है, जो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी रहेगी वही किसकी फ्रीक्वेंसी रहेंगी, तार की फ्रीक्वेंसी रहेंगी। अगर मान लो दोनों फ्रीक्वेंसी मैच कर गए, कौन से, इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो और जो मैं ट्यूनिंग फॉर्क से जो वाइब्रेट करा रहा वो, अगर दोनों फ्रीक्वेंसी मैच कर गए तो उधर कौन सा फिनोमिनन होता, रेजोनेंस होता। बढ़िया, कौन सा फिनोमिनन होता, रेजोनेंस। रेजोनेंस होने की वजह से क्या होता कि वायर जो वाइब्रेट कर रहा उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता, बढ़ जाता। अगर वो एम्पलीट्यूड आपको आपकी आंखों से देखना है, हो सकता है वो इतना छोटा है आप देख नहीं पा रहे उसको, तो आप उसको राइडर की मदद से पेपर का छोटा सा टुकड़ा इधर रख देंगे, पेपर का छोटा सा टुकड़ा रख दो इस, क्या होता, अगर इधर रेजोनेंस हुआ तो एम्पलीट्यूड बढ़ गया, अगर एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो अब आपकी आंखों से नहीं देख पा रहे, लेकिन वो पेपर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। पेपर क्यों गिरा, क्योंकि तार ज्यादा ऊपर नीचे क्या हुआ, वाइब्रेट हुआ, इसलिए पेपर गिर गया। तो पेपर की मदद से आप ये फिनोमिनन को देख सकते हैं, देख मतलब समझ सकते, ठीक है। फिर से एक बार सेकंड क्या बोले, हाँ, वायर कैन ऑल्सो बी मेड टू वाइब्रेट, हाँ, बाय होल्डिंग अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क नियर इट। आगे पढ़ो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन इज देन सेम एज दैट ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क। वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी किसकी फ्रीक्वेंसी रहेंगी, ट्यूनिंग फॉर्क की, हाँ। इफ दिस फ्रीक्वेंसी हैपेंस टू बी वन ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसीज, आप जो वाइब्रेशन करा रहे वो फ्रीक्वेंसी अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर में हो गई ऑफ द वायर, देन स्टैंडिंग वेव्स विथ लार्ज एम्पलीट्यूड आर सेट अप इन द वायर। भाई रेजोनेंस से समझाया, वही चीज को अपन स्टेशनरी वेव से भी समझ सकते, वही, क्योंकि स्टेशनरी वेव में क्या होता, एम्पलीट्यूड कितना गुना बढ़ जाता, 2 गुना बढ़ जाता। 2 वेव आ रहे तो एम्पलीट्यूड कितने गुना बढ़ गया, 2 गुना। और रेजोनेंस में भी क्या हो गया, एम्पलीट्यूड बढ़, दोनों केस में एम्पलीट्यूड बढ़ रहा, तो दोनों इससे समझ सकते। तो क्या लिखे पढ़ो, देन इधर से, इफ दिस फ्रीक्वेंसी हैपेंस टू बी वन ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसीज ऑफ द वायर, हाँ, स्टैंडिंग वेव्स विथ लार्ज एम्पलीट्यूड आर सेट अप इन द वायर सिंस द टू वाइब्रेट इन, आ गया रेजोनेंस। एक ही मतलब हो रहा, रेजोनेंस बोलो स्टेशनरी वेव बोलो एक ही मतलब, ठीक है। हाँ आगे, हाँ, टू आइडेंटिफाई द रेजोनेंस अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर नोन एज राइडर, एक छोटा सा राइडर, नहीं क्या राइडर, राइडर किसको बोलते हैं, ठीक है, घोड़े पे जो सवार रहता उसको क्या बोलते हैं, राइडर बोलते हैं, पता है क्या आपको, बोलो, हाँ आगे पढ़ो, हाँ, ए स्मॉल पेपर नोन एज राइडर आर, हाँ, is placed over the wire at a point in the middle of the length AB as determined by the position of the bridges P and Q। फिर से, हाँ, क्या बोल रहा, अगर आपको रेजोनेंस देखना है तो आप क्या करो, एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर जिसको अपन क्या नाम रखे, राइडर, इज प्लेस ओवर, मतलब रखो ऊपर में, किसके ऊपर रखो, ओवर द वायर एट अ पॉइंट इन द मिडल लेंथ ऑफ AB एज डिटरमाइंड बाय द पोजीशन ऑफ द ब्रिज PQ। कहां पर रखो, ठीक है, ए और बी के लेंथ के बराबर कहां पर रखो, बीच में रखो। क्यों ऐसा, क्योंकि आप बीच में रखेंगे तो बीच में हमेशा क्या फॉर्म होता, एंटी नोड, और एंटी नोड सबसे ज्यादा क्या करता, गलती से आप ऐसा जगह पे रख दिए जहां पर नोड फॉर्म हो रहा, तो नोड कभी वाइब्रेट करता क्या नहीं, फिर आपको पेपर को थोड़ा हटा के दिखना पड़ता है इधर उधर। तो पेपर एक बार रख दिया तो हटा जी नहीं, अपन वैसे रखते, क्यों, तो पेपर को बीच में रखते अंदाजे से, अब हटा भी सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं वैसा, ठीक है। तो क्या लिख के पढ़ो, हाँ, टू आइडेंटिफाई द रेजोनेंस अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर नोन एज राइडर आर, हाँ, is placed over the wire at a point in the middle length AB as determined by the position of bridges P। PQ की जो पोजीशन है उसी को अपन AB बोलते, बीच में रखो। आगे, हाँ, if the frequency of the tuning fork of, ठीक है, tuning fork and, हाँ, of the fundamental mode of vibration of the wire match, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर गई, मतलब सेम हो। अब ये मैच कैसा करती है, आप ब्रिज की जो लेंथ है उसको कम ज्यादा कर सकते, दोनों ब्रिज के बीच में जो वाइब्रेटिंग लेंथ है ना उसको कम ज्यादा कर सकते, कम ज्यादा करने के बाद अगर गलती से वो दोनों मैच हो गए तो क्या होगा, द पेपर राइडर हैपेंस टू बी एट द, और अगर पेपर आपका एंटी नोड पे है
तो एंड फ्लाइज ऑफ द वायर, तो वो क्या हो जाता, नीचे गिर जाता, वो क्या हो जाता, नीचे गिर जाता। तो यूट्यूब पे सोनोमीटर करके टाइप करे तो बहुत सारे शॉर्ट अवेलेबल है, तो पेपर गिर जाता है, आपको समझ में आ जाता। ठीक है, हाँ, इतना होने के बाद में अब अपना टॉपिक चालू हो रहा। अभी तक सोनोमीटर को पूरा समझ ली, ठीक है। अब अपन बोलेंगे, पढ़ो, सोनोमीटर कैन बी यूज टू वेरीफाई द लॉज ऑफ। अगर आपको पूछे व्हाट इज सोनोमीटर, तो आप ये लिख सकते हैं, सोनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, विच इज यूज टू वेरीफाई द लॉज ऑफ वाइब्रेट। और अच्छे से बोलना है तो सोनोमीटर इज एन, ठीक है, वुडन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू एम्पलीफाई द, किसको एम्पलीफाई करता, साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज टू वेरीफाई द लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। बड़े इसमें लिखना है तो बड़े इसमें भी लिख सकते। पहले वो क्या है, किसको एम्पलीफाई कर रहा, और उसका यूज क्या है, ये पूरा बता के डेफिनेशन। अब चालू हो रहा अपने काम का टॉपिक। अभी तक पूरा सोनोमीटर को समझ लिए। अब क्या बोल रहे हैं, वेरिफिकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। फर्स्ट लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग याद है क्या किसी को, बताओ क्या था अपना फार्मूला, n इक्वल्स टू 1/2L अंडर रूट ऑफ t बाय। तो फर्स्ट लॉ क्या था, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l, लेकिन कब, इफ, इफ t और m क्या रहने को होना, कांस्टेंट रहने को होना, कांस्टेंट। अगर t और m कांस्टेंट है तो ये सब चीजें क्या है, पॉसिबल। तो t और m को कैसे क्या कांस्टेंट रखेंगे, मतलब टेंशन कांस्टेंट रखना है, तो कोई बता सकता है कि इसमें टेंशन कांस्टेंट कैसे रख सकते, बोलो, टेंशन कांस्टेंट रखना है तो टेंशन कांस्टेंट कैसे रख सकते, तो अपन जो वेट लगाए ना वो वेट चेंज मत करो, अपन जो वेट लगाए वो वेट चेंज मत करो। क्यों, क्योंकि वेट चेंज करे तो तार के अंदर का खिंचाव चेंज होता, मतलब टेंशन चेंज होता। अगर मैं स्लॉटेड वेट को हाथ से नहीं लगाया, एक बार जितना है उतना रख दिया, मेरी मर्जी, मैं जितना भी रखूंगा, पहली बार रखूंगा फिर चेंज नहीं करूं, इसका मतलब वायर का टेंशन क्या हो गया, कांस्टेंट। समझ में आ रहा, क्या था, n इक्वल्स टू 1/2L अंडर रूट ऑफ t बाय m। टेंशन कांस्टेंट समझ में आया। अब m का मतलब क्या होता है, m का मतलब मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी है m। मास पर यूनिट लेंथ क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर के वायर को कैंची से कट कर दिया, 1 मीटर का वायर, बड़ा वायर था, 1 मीटर कट कर दिया, फिर उसको तराजू में रख दिया और उसका वेट गिना, वेट जो भी वेट आ रहा है उसको बोलेंगे वो उसकी क्या है, लीनियर डेंसिटी, मतलब मास पर यूनिट लेंथ। मान लो तराजू में रखने के बाद 200 ग्राम आया तो अपन बोलेंगे उसका m है 0.2 kg पर मीटर, मतलब 1 मीटर की लेंथ का जो है उसका वेट है 0.2। तो m कांस्टेंट रखना है, इसका मतलब m कैसा कांस्टेंट रखते, पहली बार जो तार यूज करे दूसरे केस में भी वही तार यूज करो, तार को चेंज मत करो। वैसे अभी अपन चेंज नहीं करते, एक बार तार लगा दी अब का चेंज करते नहीं। समझ में आ रहा क्या बोल रहा मैं, तो ये कब प्रूफ होगा, जब आप क्या क्या कांस्टेंट रखेंगे, t और m। t कैसा कांस्टेंट रखेंगे, जिसको हाथ नहीं लगे, और m कैसा कांस्टेंट रखेंगे, जो तार यूज कर रहे हो तार अगली बार भी वही तार यूज करेंगे, तार चेंज नहीं करेंगे। तो ऐसे केस में अब आप दो चीजें चेंज करेंगे, कौन कौन, फ्रीक्वेंसी और लेंथ। तो अपन क्या करेंगे, ध्यान दो, फ्रीक्वेंसी और लेंथ इनवर्सली प्रूफ करके बताना है। तो अपन क्या कर रहे हैं, ध्यान दो, कितना वेट है देख लिए बराबर, ठीक है, टेंशन कितना है वो सब चीजें देख लिए, लेकिन हाथ नहीं लगा रही है, कांस्टेंट। अपन क्या करते हैं, एन और एल का रिलेशन निकालो। मान लो मैं एन लिया 500 हर्ट्ज, ठीक है, जो भी लिख रहा है बाद में आपको आपके नोट्स में लिख लेना है चीजें, ठीक है, ये अभी जो लिख रहा हो मान लो, अभी मत लिखो, एन लिया मैं 500 हर्ट्ज, मतलब मैं जो ट्यूनिंग फॉर्क लिया वो कितने हर्ट्ज का ट्यूनिंग फॉर्क लिया, 500 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फॉर्क लिया, ठीक है, हाँ। और ये दो ब्रिज के बीच में पेपर रख दिया, ठीक है। अब मैं देख रहा ये जो लेंथ है ना लाल वाली, ये कितनी लेंथ पे ये पेपर राइडर नीचे गिरेगा वो देख रहा हूं मैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा, ध्यान दो, मैं क्या कर रहा, ट्यूनिंग फॉर्क को स्ट्रक किया, कितने हर्ट्ज का ट्यूनिंग फॉर्क है, 500, स्ट्रक किया, इधर लगा दिया, ठीक है, जो भी अपना वुडन बॉक्स था उसके ऊपर तार के बाजू में ऐसा टच कर दिया। तो टच करते साथ ही क्या होता, ये वाइब्रेट कर रहा था, इसके वाइब्रेशन कहां तक पहुंचे, तार तक। अब पेपर राइडर अगर नीचे गिर गया तो अपन बोल सकते हैं उधर कौन सा फिनोमेनन हुआ, रेजोनेंस हुआ, या फिर कौन सी वेव फॉर्म हुई, स्टेशनरी वेव फॉर्म हुई। लेकिन अगर नहीं गिरा तो अपन बोलेंगे रेजोनेंस फॉर्म नहीं हुआ या फिर स्टेशनरी वेव फॉर्म नहीं हुई। तो मान लो मैं पहली बार इधर रखा, मान लो ये लेंथ यहां से यहां तक की कुछ तो भी लेंथ है, मैंने क्या ये ट्यूनिंग फॉर्क इधर प्रेस किया, रख दिया ऐसा,
तो ये पेपर राइडर नहीं गिरा। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये जो ब्रिजेस है ना, कोई भी एक ब्रिज या दोनों ब्रिज को मूव करूंगा। तो मैं क्या करा, ध्यान दो, ये ब्रिज बी को थोड़ा सा पास में लिया, ब्रिज बी को क्या लिया, थोड़ा सा पास में लिया, इधर ले लिया। तो अभी लेंथ चेंज हो गई क्या, अभी लेंथ ये वाली हो गई। अब प्रेस करा, ऐसा करा, रखा, तो क्या पता चला, थोड़ा थोड़ा ये हल्का हल्का मूव करना चालू करा। गिरा नहीं पेपर राइडर, लेकिन हल्का सा रिस्पॉन्स किया, मूव कर। तो मेरे को क्या पता चल रहा, मैं मेरे आंसर के पास में जा रहा हूं। फिर से क्या करा, उसको वाइब्रेट करा और लगा दिया इधर। अब क्या हुआ, ये जो था ना, इसको पास में करा पहले, अभी गिरा नहीं था ना, इसको और थोड़ा पास में करा। ठीक है, अब ये वाली आपकी वाइब्रेटिंग लेंथ हो गई। अब मैं क्या करा, समझ में क्या कर रहा, इशारे समझ में आ जाते। ये और ज्यादा हला, क्या पता चला, मैं मेरे आंसर के और ज्यादा करीब पहुंच रहा हूं। ठीक है, वही 500 हर्ट्ज, इसको चेंज नहीं कर रहा मैं, चेंज किसको कर रहा, ब्रिज को आगे पीछे कर रहा, मतलब लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग को चेंज कर रहा। अब तीसरे केस में क्या हो गया, ये पेपर राइडर नीचे गिर गया। कब वो ऐसा हुआ, मैं इसको और थोड़ा पास में लिया था, ठीक है, और पेपर राइडर जो भी था वो नीचे गिर गया। इसका मतलब क्यों गिरा, कोई बाजू वाला बच्चा ऐसा फूक मारा गया, उस पर नहीं गिर रहा था, तो नहीं, क्या हुआ होगा उधर। देखो दो चीजों से समझा था, एक तो उधर रेजोनेंस हुआ होगा। रेजोनेंस मतलब इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी, जो भी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि नेचुरल फ्रीक्वेंसी लेंथ पे डिपेंड करती, ये कितना है 500 हर्ट्ज है, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी कितनी बन गई, 500 हर्ट्ज बन गई। इसलिए दोनों क्या कर गए, मैच कर। सर नेचुरल फ्रीक्वेंसी लेंथ पे रहती क्या, हाँ, नेचुरल फ्रीक्वेंसी लेंथ चेंज होने की वजह से चेंज होती। मैं लेंथ चेंज कर रहा था ना, नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो थी वो किसके बराबर में बन गई, 500 के। और कौन सा फिनोमेना हुआ, रेजोनेंस। दोनों फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर गए, इसकी फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी, तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता। यही फिनोमेना को क्या बोलते, रेजोनेंस बोलते। और पेपर राइडर नीचे गिर गया। दूसरे वे में इधर कौन सा वेव बन गया, स्टेशनरी वेव। तो स्टेशनरी वेव में क्या होता, अगर ये पेपर राइडर एंटी नोड पे है, तो एम्पलीट्यूड एंटी नोड पे सबसे ज्यादा रहता और पेपर राइडर गिरी। तो स्टेशनरी वेव बताने से अच्छा वो प्लग करके स्टेशनरी वेव अच्छे से समझ में आता। तो जब स्टेशनरी से अच्छा रेजोनेंस से समझाते टीचर, किससे समझाएंगे, रेजोनेंस। तो ये वाली लेंथ नोट कर लो, ये वाली लेंथ क्या कर लो, नोट कर लो। मैं ये वाली लेंथ नोट किया, और मान लो मेरे को जो लेंथ मिली वो मिली 60 सेंटीमीटर। कितना मिली, 60 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है ना वो, आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते। आ रहा क्या समझ में। अब सेकंड टाइम क्या किया मैं, सेकंड टाइम 500 हर्ट्ज था ना, इसको डबल करके ले लिया। अब पूरा प्रोसेस, अब ये पूरा वापस जैसा था वैसा वापस कर दिया पूरा। ठीक है, ब्रिज को इधर रखना है इधर रखो, उधर रखना है उधर रखो। अगर आप बोलते सर आप इधर ला लिए तो क्यों मूव कर रहे, हाँ इधर ही रख देता, ब्रिज इधर आके पेपर राइडर बीच में रख दिया बराबर। समझ में क्या हो रहा, हाँ, ये पेपर राइडर यहां से हटा देता। हाँ, पेपर राइडर कभी आके कहां पर आके, अभी बीच में आके। और ये ब्रिज कौन सा है अपना, ये ए से लेकर बी, ये लेंथ है ए से लेकर बी, ठीक है, और ब्रिज ये पी, और ये ब्रिज का नाम क्या है, ठीक है। हाँ, अब इस बार मैं फ्रीक्वेंसी पहली बार N1 लिया तो L1 आया। अब N2 कितना ले रहा मैं, 1000 हर्ट्ज ले रहा। कितना ले रहा, 1000 हर्ट्ज लिया मैं। और यही एक्सपेरिमेंट पूरा करके देखा अभी फिर से। किसको हाथ नहीं लगाया, टेंशन, और तार वही है जो पहले था, वही तार। समझ में आ रहा है सबको। हाँ, अब इस बार लेंथ देखेंगे, तो हम थोड़ा गेस करके बता सकते हैं क्या लेंथ कितनी आएंगी इस बार। अपने को पता है इनवर्सली ये तो सही आने वाला है, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l। मैं फ्रीक्वेंसी को 2 गुना कर दिया तो लेंथ 2 गुना हो जाएंगी कि आधी हो जाएंगी, आधी हो जाएंगी, आधी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो इस बार लेंथ कितनी आने वाली, कोई बता सकता है क्या मेरे को, 30 सेंटीमीटर। लेकिन एग्जैक्टली 30 नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो एरर रहेगा। तो 30 के आसपास आपका आंसर आएगा। एकदम 30 नहीं आएगा, एकदम आइडियल केस, परफेक्ट थोड़ी आप इतने। और इंस्ट्रूमेंट भी क्या एकदम थोड़े बराबर है थोड़ी है, थोड़ा बहुत तो एरर आता है। तो 30 ना लिख के 29 या 31 ऐसा बोल सकते, ठीक है। गलती से 30 भी आ सकता आपका, ठीक है। हाँ, तो बताओ अब क्या करेंगे अपन। इस बार क्या 1000 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फॉर्क, सेम स्ट्रक करें, लगाए, थोड़ा भी वाइब्रेट नहीं कर रहा, ठीक है।
इसको दूर लेकर गया, मान लो इसको दूर लेकर गया, इधर लाया, इधर सेम लगाया, अभी भी रिस्पॉन्स नहीं किया, और दूर लेकर गया, अभी भी रिस्पॉन्स नहीं किया। तो क्या समझ में आ रहा, मैं मेरे आंसर के पास नहीं जा रहा, कहा जा रहा, दूर जा रहा। ठीक है, फिर वापस से इसको इधर रखा और इसको थोड़ा पास में लेकर आया। कहां लेकर आया इसको, थोड़ा सा पास में। हल्का हल्का वाइब्रेट करना चालू किया। तो क्या समझ में आ रहा, मैं मेरे आंसर के पास, फिर और पास में ले गया इसको और वाइब्रेट करा, लगाया और थोड़ा वाइब्रेट, राइडर और थोड़ा ज्यादा वाइब्रेट करा। ऐसा करते करते मैं फिर वही प्रोसेस फॉलो करूंगा। राइड इसको और पास में लेकर आया, राइडर इधर रख दिया मान लो, और पास में लेकर आया। तो इस बार क्या करा, वही प्रोसेस किया, तो ये राइडर गिर गया। तो क्यों गिरा होगा राइडर, कोई बता सकता क्या, क्या हुआ होगा? तो दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या कर गई, मैच कर गई। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1000 हर्ट्ज है इसकी फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब इसकी भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या बन गई, 1000 हर्ट्ज बन गई। इसका मतलब दोनों फ्रीक्वेंसी क्या कर गए, मैच। ये बॉडी की फ्रीक्वेंसी कितनी बन गई, नेचुरल फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज, और ये भी क्या है, वाइब्रेशन जो बाहर से अपन एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स लगा रहे थे, ट्यूनिंग फोर्स से वाइब्रेट कर रही थी, उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो गई, 1000 हर्ट्ज। दोनों फ्रीक्वेंसी क्या कर गए, मैच कर गए। कौन सा फिनोमेनन हुआ, रेजोनेंस एम्पलीट्यूड क्या होता, बढ़ जाता। इसलिए राइडर क्या हो गया, तार ज्यादा ऊपर नीचे हुआ। अब उधर पेपर को रखे तो पेपर क्या हो गया, नीचे। समझ मेरा क्या हो रहा। तो इस बार लेंथ कैलकुलेट करा तो 30 सेंटीमीटर आई, मतलब एकदम 30 नहीं आती है, डायरेक्ट इजीली समझाने के लिए मैं बोला कितना आई, 30 आई। तो क्या समझ में आया, अपन बोलेंगे हमको ये पता चला कि हाँ N और L का जब भी प्रोडक्ट करेंगे, कितना आ रहा है, N1 L1 का प्रोडक्ट 500 इंटू 60, मान लो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लेंगे, या मीटर में कन्वर्ट कर लो, आपकी मर्जी। मीटर में कितना होता है ये, 0.6 मीटर। समझता सबको, मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻² लिखना पड़ता। पॉइंट इधर है, 2 पॉइंट शिफ्ट कर दो लेफ्ट साइड, 0.6। ये कितना आता, 0.3 मीटर। बोलो कितना आ रहा प्रोडक्ट, देखो 500 इंटू 0.6 करो, या सिंपली 500 इंटू 60 कर दो, सेंटीमीटर में लेना है तो वो ले लो। बोलो 500 इंटू 60, 5 6 कम 30 और 3 0, कितना रहा, 30,000 आ रहा। N2 इंटू L2 करो, 1000 इंटू 30, 30,000 आ रहा। तो क्या पता चला, N1 L1 और N2 L2 की राइट हैंड साइड सेम है, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहने को होना, सेम रहने को होना। तो अपन बोले N1 L1 इक्वल्स टू N2 L2। तो इससे क्या पता चलता, अगर N1 के नीचे N2 आया तो हाँ, L2 के नीचे L1 आया। तो इधर N1 लिखा तो L1 नीचे है, N2 इधर लिखा तो L2 ऊपर है। इसका मतलब कौन सा रिलेशन है, डायरेक्टली है कि इनवर्सली है। तो बोले देयरफॉर N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। लेकिन क्या कांस्टेंट था, समझ में आया क्या, क्या कांस्टेंट था, टेंशन इन द स्ट्रिंग कांस्टेंट था, और हाँ स्मॉल m भी क्या था, कांस्टेंट। तार वही, तार चेंज नहीं किया था। तो ऐसा करके पहला लॉ क्या हो गया। तो आपके नोट्स में ये चीजें आप लिख ले सकते, ठीक है। ये कितना लिए तो क्या आया, मीटर में नहीं लिख के भी लिखे तो भी तो समझ में आ रहा है क्या, पहला लॉ वेरीफाई हो गया। लेकिन अपने बुक में नहीं क्या है, वैल्यूज लेके वेरीफाई करके नहीं बताते, वो N1 N1 से बताते हैं। पहली बार N1 आया, फिर L1 आया। जब हम लोग N2 फ्रीक्वेंसी लिए तो हमारी लेंथ क्या मिली, L2। फिर हम दोनों का प्रोडक्ट करके देखे तो प्रोडक्ट क्या आया, सेम सेम आया। तो इससे हम ये बता सकते N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, L। लेकिन बच्चों को अच्छे से समझाने के लिए हम लोग टीचर लोग ये यूज करते हैं, वैल्यूज यूज करते हैं, अपने मन से कोई भी वैल्यू, ठीक है। लेकिन अभी अपने जो टेक्स्ट बुक में लिख के रहेगा वो ये वैल्यूज से नहीं लिख के रहेगा, वो बोलेंगे जब हम N1 लिए, फ्रीक्वेंसी N1 लिए, तब लेंथ क्या मिली, L1 मिली। फिर हम टेंशन और मास को हाथ, टेंशन और स्मॉल m को हाथ नहीं लगाए, खाली अभी क्या चेंज कर रहे हैं, ट्यूनिंग फोर्स चेंज कर रहे। कितने का लिए, 1000 का लिए, मतलब 1000 नहीं, N2 फ्रीक्वेंसी लिए, जो ट्यूनिंग फोर्स लिए उसकी फ्रीक्वेंसी N2 है। तो इस बार वाइब्रेटिंग लेंथ कितनी आई, L2 आई। तो फिर बोलते हम जब दोनों को देखे तो ये पता चला N1 L1 और N2 L2 का प्रोडक्ट क्या रहा, सेम सेम आ रहा। तो इससे हम लोग ये बताएंगे N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, L। समझ में आ रहा। अब इतना सब बताने के लिए वो इतनी सारी थ्योरी यूज कर, यहां से
यहाँ। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में अच्छे से लिख के है, एक बार अपन पढ़ लेते हैं, आपको एग्जाम में आए तो अपने मन से भी लिख सकते हैं एग्जाम में आए तो, लेकिन थोड़ी प्रॉपर लैंग्वेज लिखने को। ठीक है, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, व्हाट इज सोनोमीटर, तो बोलते हैं सोनोमीटर ये ऐसा डिवाइस है जिसके 4 पैर है, सोनोमीटर वुडन कलर से बनके है। ठीक है, ऐसे लिखना है क्या? नहीं, पूरा अच्छे से लिखना है प्रॉपर वे में। ठीक है, तो बोलो पहला लॉ वेरीफाई करना है, पढ़ो जल्दी। क्या लिख के यहाँ, बाय मेजरिंग द लेंथ ऑफ वायर एंड इट्स मास, द मास पर यूनिट लेंथ m ऑफ द वायर इज, मतलब स्मॉल m निकाल के रख लिए पहले। क्यों? वैल्यूज पुट करने के लिए। ये नहीं क्या, वो क्या बोले, बाय मेजरिंग द लेंथ ऑफ द वायर, वायर के लेंथ एंड इट्स मास, ये अपने को नहीं करना है, डायरेक्ट अपने को देकर रहता, ये मास वास मेजर नहीं करते हैं। आपको जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा ना उसमें पहले से लिख के रहेगा ये सब चीजें है कर, तो ये m अपने को पता चल गया, मान लो स्मॉल m अपन पहले गिन के रख ली। आगे यहाँ, देन द वायर इज स्ट्रेच, ठीक है, ऑन द सोनोमीटर एंड हैंगर इज सस्पेंडेड इट्स फ्री एंड फ्रॉम इट्स फ्री एंड। हाँ, अ सुटेबल टेंशन इज अप्लाइड टू द वायर बाय प्लेसिंग स्लॉटेड वेट ऑन द हैंगर, मतलब इधर हैंगर पे वेट लगा दिया और कितना गिन के रख लिए, वो ये तो देख सकते हैं आप, खुद लगा रहे हैं, आप कितना टेंशन लगा रहे हो आप खुद देख के रखो। ठीक है, हाँ आगे। ठीक है, सुटेबल टेंशन कहां पर थे अपन, यहां पर थे। ठीक है, बोलो हाँ, द लेंथ ऑफ द वायर L1 वाइब्रेटिंग विथ द सेम फ्रीक्वेंसी N1 एज दैट ऑफ ट्यूनिंग फोर्क इज डिटरमाइंड एज ए फॉलोज, मतलब दो चीजें निकालने वाले हैं। N के लिए L कितना आ रहा है ये हम लोग निकाल के बताने वाले हैं, एक्सपेरिमेंट इसके लिए कर रहे। N1 के लिए L1 कितना आएगा, फिर किसके लिए करेंगे, N2 के लिए L2 कितना आएगा, टेंशन और स्मॉल m को कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, पढ़ो हाँ, क्या लिख के है, ए लाइट हल्का सा पेपर राइडर इज प्लेस ऑन द वायर मिडवे बिटवीन टू ब्रिजेस। आगे हाँ, द ट्यूनिंग फॉर्क इज सेट इनटू वाइब्रेशन बाय स्ट्राइकिंग ऑन द रबर पैड, रबर पैड पे ट्यूनिंग फॉर्क को मारे। ठीक है, उसके बाद में द स्टीम ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क, ये ट्यूनिंग फॉर्क की क्या है, ये स्टीम, ये क्या है ट्यूनिंग फॉर्क का, ये प्रॉन्ज है प्रॉन्ज, ये क्या है ट्यूनिंग फॉर्क की स्टीम है स्टीम। ऐसा स्ट्रक करे ना अपन, ये स्टीम को वो उसके ऊपर रख दिया, जो वुडन बॉक्स था ना उसके ऊपर रख दिया, किसको, स्टीम को। तो कितने अच्छे से क्लियरली लिख के पढ़ो हाँ, द स्टीम ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क इज हेल्ड इन कांटेक्ट विद द सोनोमीटर बॉक्स। आगे, बाय चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द ब्रिजेस, ब्रिजेस को आगे पीछे कर सकते हैं ना, विदाउट डिस्टर्बिंग द पेपर राइडर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ वायर इज चेंज। क्या हो रहा, बाय चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द ब्रिजेस, ब्रिजेस के बीच का डिस्टेंस चेंज करो, विदाउट डिस्टर्बिंग द पेपर राइडर, पेपर राइडर वहीं पर रखो जहां पर रखे थे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द वायर इज चेंज, मतलब आपकी लेंथ चेंज हो गई ना, तो उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी, जो फंडामेंटल मोड था फर्स्ट मोड, उसमें जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी वो क्या हो गई, चेंज। लेंथ चेंज होने की वजह से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चेंज होती, तो चेंज हो गई। आगे हाँ, ट्यूनिंग फॉर्क अभी भी वही है जो पहले लिए थे, ट्यूनिंग फॉर्क अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहा, क्या चेंज हो रहा, जो अभी लेंथ है ना, लेंथ दो ब्रिज के बीच में, ठीक है, उसकी वो लेंथ चेंज हो रही है, लेंथ चेंज होने की वजह से तार की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, वो फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, हाँ पढ़ो, when the frequency of vibration wire becomes exactly equal to the frequency of the tuning fork, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या कर गई, मैच कर गई, किसकी, इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वायर की और किसकी, ट्यूनिंग फॉर्क। अब आगे पता है आपको क्या होने वाला है, क्या होगा, द वायर वाइब्रेट्स विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड पेपर राइडर इज थ्रोन ऑफ। आगे, इन दिस वे ए सेट ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, मतलब ऐसी प्रोसेस 2-3 बार अगर हम करेंगे, ठीक है, इन दिस वे ए सेट ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज N1 N2 N3 एंड सो ऑन आर यूज्ड। बहुत बार ये चीज करके देखिए, पहली बार N1 लिए, दूसरी बार पूरी प्रोसेस किए N2 हर्ट्ज के ट्यूनिंग फॉर्क लिए, तीसरी बार क्या लिए, उससे भी बड़ा लिए, N3 वाला लिए। तो ऐसा बहुत बार आप रीडिंग ले लो, L1 लिखो, N1 के लिए क्या मिलेगा, L1, N2 के लिए क्या मिला, L2, N3 के लिए क्या मिला, लेकिन हर केस में कीपिंग कांस्टेंट, किसको कांस्टेंट रखना है, बाय कीपिंग द टेंशन कांस्टेंट। ठीक है, और लेंथ स्मॉल m को भी क्या रखना है, कांस्टेंट, तार चेंज कर ही नहीं रहे ना, तो स्मॉल m तो कांस्टेंट है। तो क्या पता चला, वी विल ऑब्जर्व दैट, हमको ये दिखा कि N1 L1 का प्रोडक्ट किसके बराबर में है, N2 L2 के बराबर में, किसके बराबर में है, N3 N3, ये सभी चीजें क्या है, कांस्टेंट। मतलब पहली बार 3000 आया, दूसरी बार भी 3, चौथी बार भी हर बार 3000 आंसर आ रहा, मतलब क्या आ रहा, कांस्टेंट।
ठीक है, फॉर कांस्टेंट वैल्यू ऑफ टेंशन टी एंड मास पर यूनिट लेंथ, ये दोनों को तो कांस्टेंट रखे थे हम। ठीक है, तो क्या पता चला, एनएल क्या है, कांस्टेंट है, तो एल को उधर लेके जाओ तो क्या हो जाता है, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। लेकिन कब पॉसिबल हुआ, जब टी और एन को क्या रखे। तो यहां से निकल, जनरली बच्चों को उतना नहीं समझ में आता, जितना मैं वैल्यू से समझाया। ठीक है, लेकिन ये पेपर में ऐसा आपको अच्छे से लिखता है, देखो। तो पहला लॉ क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रैक्टिकल लैब में आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना पड़ता, और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल भी है इसके ऊपर, सोनोमीटर के ऊपर। समझ में आ रहा, कौन सा लॉ हो गया, कौन सा लॉ हो गया, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ के बाद क्या पढ़ेंगे, सेकंड लॉ पढ़ने से पहले बता दो सेकंड लॉ में क्या क्या होने वाला है, जिससे आप पहले से प्रिपेयर रहो कि ये हो सकता है, ये होने वाला है करके। ठीक है, बोलो सेकंड लॉ में क्या क्या रहता, बोलो। पहले अपना फार्मूला क्या था, याद है क्या, जल्दी जल्दी बोलते हो, चलो। n इक्वल्स टू 1/2l अंडर रूट ऑफ t बाय n। तो बोलो n और t का रिलेशन, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ t, लेकिन कब, कौन कांस्टेंट रहा, तो इफ n और t, मतलब l एंड m क्या रखना है, बताओ m कैसा कांस्टेंट रखना है, ये तो पता है आपको, m कैसा कांस्टेंट रहता, वायर वही यूज करनी है, हर बार वही तार यूज करनी है, वायर को हाथ नहीं लगाना है, मतलब वायर चेंज नहीं करना है। लेकिन एल कैसे क्या कांस्टेंट रखेंगे, दोनों ब्रिज की लेंथ को हाथ नहीं लगाएंगे, दोनों ब्रिज अभी फिक्स होगा, मान लो ब्रिज को अभी चेंज नहीं करना है, ब्रिज इधर उधर नहीं हिलाना है। समझ में आ रहा, तो क्या क्या हिलाना है, किसको इसको क्या करना है, किसको इसको मूव करना है, तो बोलो एन और, हाँ एन और क्या, अंडर रूट ऑफ टी, मतलब टेंशन, एन और टी, ये दो चीजें का अपने को वेरिएशन देखना है। एन कैसा चेंज करते पता है क्या, एन कैसा चेंज करते हैं, पहले जो भी अपने पास ट्यूनिंग फॉर्क था पहले लिए, दूसरी बार बड़ा लो और बड़ा लो, या छोटा छोटा लो, आपकी मर्जी। बोलो टी कैसा टेंशन मतलब चेंज करेंगे, किसी को पता है क्या, कैसा, ये स्लॉटेड वेट, ये वेट दिख रहा है, ये आधे किलो का है, स्लॉटेड मतलब टुकड़े टुकड़े में वेट है, आधे आधे किलो के पत्थर है, ये पत्थर ऐसा अटका सकते, ये है ना, ये वो पत्थर अटकाने के लिए जगह रहती है, पहले आधे किलो का पत्थर अटका दिए, फिर और आधे किलो का अटकाया, और आधे किलो या 1-1 किलो अटकाओ, आपकी मर्जी, तो उसको कौन सा वेट बोलते हैं, स्लॉटेड वेट। तो बोलो क्या हो जाएगा टॉपिक, ठीक है, तो पहले से पूरा प्रिपेयर है क्या आप लोग, बोलो ये ब्रिज की लेंथ को चेंज नहीं करना है, और एम स्मॉल एम मतलब जो भी तार है पहली बार जो यूज करे, दूसरी बार भी वही, तीसरी बार भी वही, उसको हाथ नहीं लगाना। तो अपन वही अपनी रीडिंग लेते हैं, बोलो मैं अगर मान लो N1 लिया 500 हर्ट्ज, N1 कितना लिया 500 हर्ट्ज, तो N1 के लिए क्या निकालना है मेरे को कोई बता सकता क्या, इधर ले लेता, ठीक है। अगर N1 लिया 500 हर्ट्ज, मतलब पहला जो ट्यूनिंग फॉर्क है वो 500 हर्ट्ज लिया, तो इसके लिए मेरे को क्या निकाल के बताना है, T1 निकाल के बताना है, क्या निकाल के बताना है, T1 निकाल के बताना है, ठीक है। तो ध्यान दो सब लोग, मान लो मैं 500 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फॉर्क लिया, ठीक है, और ये राइडर गिरा ही नहीं, तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है मेरे पास, एक तो, हाँ किसको चेंज करना है, स्लॉटेड वेट। तो पहली बार स्लॉटेड वेट कितना था देख लिए, मान लो पहली बार आधा किलो था, आधा किलो 0.5 kg, लेकिन इसमें ये राइडर गिरा ही नहीं, अब क्या करूं, कोई बता सकता क्या, बड़ा 1 किलो कर जा, नहीं गिरा, कब नहीं गिरा, नहीं गिरा, फिर क्या करा, वेट को बढ़ाते गया बढ़ाते गया बढ़ाते गया, मान लो 2 किलो कर दिया, बढ़ाते बढ़ाते 2 किलो कर दिया, अब हल्का हल्का ये वाइब्रेट करना चालू करा, तो फिर क्या समझ में आ रहा, अपन अपने आंसर के बराबर है, ठीक है। 2.5 किलो करा, 3 किलो करा, और ज्यादा वाइब्रेशन बढ़ते गए इसके, 3.5 किलो क्या और बढ़ गए, जैसे ही 4 किलो कर दिया, जैसे ही 4 किलो कर दिया, तो ये पेपर राइडर नीचे गिर गया। तो क्या हुआ होगा यहां पर, कोई बता सकता क्या, कौन सा फिनोमिनन हुआ होगा, रेजोनेंस, मतलब इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसके साथ मैच कर गई, ट्यूनिंग फॉर्क के साथ क्या कर गई, मैच कर गई, मैच करने के वजह से क्या हो गया, इसका एम्पलीट्यूड
बढ़ गया, एम्पलीट्यूड मतलब ऊपर नीचे जो हो रहा है वो बढ़ गया, इसका पेपर राइडर क्या हो गया, गिर गया। पहली रीडिंग समझ गई। अब दूसरी बार, अब ट्यूनिंग फॉर्क चेंज कर रहा, अब जो ट्यूनिंग फॉर्क ले रहा वो मैं ले रहा 1000 हर्ट्ज का। कितने हर्ट्ज का लिया, 1000 हर्ट्ज का लिया। समझ में आ रहा क्या प्रॉब्लम है। हाँ, अब मैं क्या करा, वेट को बढ़ाते गया, टेंशन को बढ़ाते, किसको हाथ नहीं लगाना है, लेंथ कितनी थी उसको हाथ नहीं लगाना, एक बार गिन के रख लिया, ठीक है। अब लेंथ को हाथ नहीं लगाना है और तार को भी चेंज नहीं करना है। क्या चेंज करना है, खाली वेट चेंज करना है, ठीक है। 5 किलो के बाद 6 किलो करा, 7 8 9 10 कुछ भी नहीं मूवमेंट हो रहा, फिर 11 12 रखा तो हल्का हल्का मूवमेंट चालू हो गया, मतलब मैं मेरे आंसर के पास में हूँ। मान लो 12 किलो रख दिया इधर, थोड़ा सा वाइब्रेशन किया लेकिन गिरा नहीं। 13 किलो रख दिया, ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क लिया, रखा इधर स्टीम ट्यूनिंग फॉर्क के साउंड बॉक्स पे और थोड़ा वाइब्रेट करा लेकिन गिरा नहीं। 14 किलो कर दिया, नहीं गिरा। 15 किलो कर दिया, क्या हो रहा समझ आ रहा। 15 किलो करा तो ऐसा देखूंगा क्या मैं गिर रहा क्या, नहीं, ट्यूनिंग फॉर्क को ऐसा रख के बाद दिखूं। 15 किलो करा, थोड़ा ज्यादा वाइब्रेट किया, जैसे ही 16 किलो कर दिया, जैसे ही 16 किलो कर दिया, ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क लेके इधर स्ट्रक किया, गिर गया। तो क्या हुआ होगा इधर बता सकते क्या, कौन सा फिनोमेनन हुआ, रेजोनेंस हुआ, इसलिए हो गिर। तो अब दोनों रीडिंग को ऑब्जर्व करो, दोनों रीडिंग को ऑब्जर्व। क्या आया, N1 इक्वल्स टू 500 हर्ट्ज, T1 4 kg आया। नेक्स्ट 1000 हर्ट्ज के लिए कितना आया, 16। सच में ऐसी रीडिंग आती है, 16 के आसपास आती है आपकी रीडिंग। तो यहां से क्या पता चलता, तो देखो अपना फार्मूला क्या लाना था, N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी। जो मैं क्या देखो बोला, N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी। बताओ पहली बार में क्या हुआ, पहली बार में N1 कितना लिए, 500 हर्ट्ज लिए, तो ये कितना मिला, 4 किलो मिला। फिर जब मैं इसको डबल कर दिया, इसको जब डबल कर दिया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, तो अंडर रूट के बाहर, मतलब ये क्या हो रहा है, अंडर रूट का टी है। तो मैं इसको ऐसा करता, अंडर रूट ऑफ टी है ना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करता, बोलो कितना आता, एन स्क्वेयर इक्वल्स टू कितना आता, टी आता, एन स्क्वेयर इक्वल्स टू टी। तो कुछ बच्चों को नहीं, यहां से समझ में नहीं आता, इसलिए टेक्स्ट बुक वाली लैंग्वेज यूज कर रहा हूं मैं। बताओ, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी है, तो अंडर रूट ऑफ टी को अगर मैं एन के नीचे लाया तो क्या आंसर आने को होना, कांस्टेंट, बराबर। क्या देखो, अरे इसको इधर ला लिया तो क्या होता है, अभी कैसा एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल था, तो एल इधर लाया तो एन एल का आंसर क्या आ रहा था, कांस्टेंट आ रहा था। वैसे ही रूट टी को एन के नीचे लाया तो इसका आंसर क्या आने को ना, कांस्टेंट। तो बोलो N1 T1 कितना आंसर आता, कितना है N1 500 हर्ट्ज अपॉन अंडर रूट के अंदर T1, T1 कितना है 4 है, 4 बाहर निकला तो 2, 500 बाय 2 250, 250 बराबर। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट केस बताओ, नेक्स्ट केस। हाँ अभी कितना आया सेकंड केस में, 1000 टेंशन N1 कितना आया 1000 अपॉन अंडर रूट के अंदर में कितना आया, T कितना आया, T 16 आया, T 16 N2 T2। बोलो कितना आ रहा, अंडर रूट ऑफ 4 बाहर निकला, 16 बाहर निकला तो 4, 1000 अपॉन 4 कितना था, सेम आ रहा है क्या, मतलब क्या हो रहा है, N अपॉन अंडर रूट ऑफ टी कांस्टेंट आ रहा, मतलब अंडर रूट ऑफ टी उधर गया, तो क्या पता चला, N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी। प्रूफ हो। तो आपके बुक में ऐसा ना लिख के, पहले ऐसा लिख के रहता, क्या लिख के रहता, N1 बाय अंडर रूट ऑफ T1 इक्वल्स टू N2 बाय अंडर रूट ऑफ T2। अगर 3 लिया तो 3 लिया तो N3 बाय अंडर रूट ऑफ T3। ये हमेशा क्या आ रहा, कांस्टेंट आ रहा, इसका मतलब ये कांस्टेंट आ रहा, इसका मतलब N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ T। प्रूफ। अब आप जब आपके नोट्स में बताऊंगा और नोट्स में नोट करके रख लेने का, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए टॉपिक। लेकिन बुक में ऐसी वैल्यूज लेके सॉल्व करके रहता क्या, नहीं, बुक में क्या बोलेंगे कोई बता सकता क्या, बुक में क्या बोलेंगे, पहले तो हम कांस्टेंट चीजें गिन लिए, क्या क्या कांस्टेंट रखना है, किसको किसको कांस्टेंट रखना है, एन और टी का रिलेशन है, एन और टी का रिलेशन है, किसको कांस्टेंट रखना है, एल और। तो बोले ब्रिज के बीच की लेंथ हम पहले ही गिन लिए, और ये तार का जो स्मॉल एम है वो हम पहले ही गिन के रख लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम जब N1 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फॉर्क लिए तब जो रीडिंग आई वो क्या है, T1 है। जब हम N2 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फॉर्क लिए, ठीक है,
और जब राइडर गिरा तब टेंशन कितना था, T2 था। मतलब तार में ये मास है, मास को टेंशन में कन्वर्ट करना आता क्या? देखो टेंशन का फार्मूला रहता T इक्वल्स टू mg। मैं आपको स्मॉल कैपिटल M लिखना पड़ेगा ना, mg। मैं आपको m के बारे में बता रहा, किलो में जो है वो m है। टेंशन कैसा निकालते हैं? टेंशन का यूनिट न्यूटन रहता। तो आप क्या करो, मान लो मैं 4 किलो बोला, 4 इंटू जी मतलब 9.8 से मल्टीप्लाई करके न्यूटन में कन्वर्ट कर लेने का। अगर फोर्स का यूनिट न्यूटन है, अगर न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो ऐसा न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते। तो सिंपली अगर इसको 9.8 से मल्टीप्लाई करा तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 9.8 से। तो ये टेंशन था, ये मास है, ये मास, ठीक है। मैं टेंशन लिखा, लेकिन आपको कंफ्यूजन हो सकता, ये मैं मास लिखता इधर m1, इसको क्या लिखता। तो टेंशन निकालने तो निकाल सकते, क्या निकाल सकते? कैसे निकालेंगे टेंशन T1? ये 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9.8 न्यूटन हो गया। ये m2 है, m2 को क्या लिखेंगे? T2 इक्वल्स टू 16 इंटू 9.8 क्या बन गया? ये न्यूटन। तो दोनों में 9.8 है, ठीक है, और दोनों डिवाइड में है जैसा। तो 9.8 नहीं लेके अपन इधर से पढ़े तो भी पूरी चीजें आपको इजीली समझ में आ जाए। पूरा बैलेंस है एक जैसी जगह। मैं न्यूमेरिकल में बताता है कैसे क्या लेना। हाँ, अभी के लिए पता, वो लोग क्या बोलेंगे टेक्स्ट बुक में कैसा लिख के रखेंगे कि हम क्या करें, n1 लिए और उस टाइम पे जो मास था वो गिन लिए, मास को 9.8 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन गया? टेंशन T1 मिल गया। नेक्स्ट टाइम दूसरी ट्यूनिंग फॉर्क लिए जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी? n2 थी। उस टाइम पे हम लोग टेंशन देखे तो क्या मिला? T2 मिला। और फिर हम सभी वैल्यूज में अगर ये चेक करें n अपॉन अंडर रूट ऑफ टी, ये चीजें हमको क्या मिली? हर बार कांस्टेंट। तो पता चल गया n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी। अब इसी को इधर अच्छे से लिख के, ये तो छोटा लिख के देखो, ये पहला वाला जो थ्योरम, पहला वाला जो वेरिफिकेशन था तो थोड़ा ज्यादा डिटेल में लिख के था। अब आपके पूरी आइडिया क्लियर हो गया, शॉर्टकट में लिखते क्या है, पढ़ो सेकंड। हाँ, वेरिफिकेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। आखिरी में आया क्या? देखो बोला n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ। आ गया क्या? आ गया। कैसे क्या आया ये? वो n अपॉन अंडर रूट ऑफ टी देखे तो कितना आया? कैसे क्या देखे? n1 बाय अंडर रूट ऑफ T1, n2 बाय अंडर रूट ऑफ T2, n3 अपॉन अंडर रूट ऑफ T। और वो क्या बोलेंगे, हम फ्रीक्वेंसी n1 इंटू n3 लिए तो टेंशन क्या मिला? T1 T2 T3, ठीक है। और इसके ऊपर थोड़ी इन्फॉर्मेशन लिख दिए कि किसको चेंज करना है, किसको नहीं करना है, किसको हाथ लगाए, किसको नहीं लगाए, वो चीजें लिख दी, ठीक है। पढ़ो क्या लिख के। The vibrating length L of the given wire of mass per unit length M is kept constant for verification of second law। L और M को क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट। हो गया। आप क्या चेंज करेंगे? By changing the tension in the same length is made to vibrate with unison, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या करना? सेम करना with different tuning fork of various frequencies, मतलब टेंशन चेंज करते गए, ठीक है। और राइडर नीचे गिर रहा कि नहीं देखते गए। तो कौन सी वैल्यू तो हमने काम की है? जब राइडर गिरा, राइडर गिरा मतलब क्या हो गया? टेंशन के वजह से जो यहां पर नेचुरल फ्रीक्वेंसी बनी थी वो फ्रीक्वेंसी किसके साथ मैच कर गई? ट्यूनिंग फॉर्क के फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर गई। मतलब वो दोनों कहीं में आ गए? यूनिसन में आ गए। यूनिसन मतलब ट्यून हो गए, ट्यून मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? तो वही चीज लिखे, क्या लिखे पढ़ो। बाय चेंजिंग द टेंशन द सेम लेंथ इज मेड टू वाइब्रेट यूनिसन विद द डिफरेंट ट्यूनिंग फॉर्म, मतलब दोनों को यूनिसन करने के बाद में हम रीडिंग लिए। कोई भी आंडू पांडू रीडिंग ले क्या अपन? नहीं, राइडर गिरा वही रीडिंग अपने काम की है, ठीक है। तो वही बोल आगे। हाँ, इफ टेंशन T1 T2 T3 करस्पॉन्ड टू द फ्रीक्वेंसीज n1 n2 n3, तो क्या बोलेंगे आगे? n1 बाय अंडर रूट ऑफ T1 का कांस्टेंट आया। ये जो भी आंसर आया इसका भी वही आया, इसका भी वही आया, सभी आंसर क्या रहे? सेम आ रहे, कांस्टेंट। तो हो गया, प्रूफ हो गया। कौन सा लॉ है? सेकंड लॉ है। कौन सा लॉ है? सेकंड लॉ है। लास्ट कौन सा लॉ है? लास्ट थर्ड। अब थर्ड लॉ थोड़ा सा आपको जड़ जाने वाला है। क्यों? क्योंकि क्लास बड़ा हो रहा है इसलिए। क्या? नहीं नहीं, क्यों? देखो आप खुद ही बताओ मेरे को, आप खुद बताओ क्यों आपको जड़ जाने वाला है, बताओ। n इक्वल्स टू, फार्मूला क्या है बोलो? n इक्वल्स टू 1/2l अंडर रूट ऑफ, बताओ सेकंड लॉ में क्या, थर्ड लॉ में क्या प्रूफ करके बताएंगे? n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m, बराबर यही प्रूफ करके बताना है आपने को। n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ, मतलब इस बार तारीख चेंज कर देना है। इस बार अभी तक तार को हाथ लगाए थे क्या?
नहीं, अभी तार चेंज करना है, मतलब एक छोटा वायर लेना है, वो हटा देना है, फिर अगली बार उसी के ऊपर मोटा वाला तार रखना है, मोटा वाला, ताकि दोनों का लीनियर मास डेंसिटी क्या हो, अलग अलग हो जाए। ठीक है, तो बोलो क्या क्या कांस्टेंट रखना पड़ेगा अभी अपने को? एन इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एम के लिए क्या कांस्टेंट रखना पड़ेगा? इफ एल एंड टी आर कांस्टेंट। तो जड़ क्यों जाने वाला है, ध्यान दो सब लोग। अभी अगर एल और टी अगर आप ये हाथी से लगाए इसको, तो फिर आपके पास बचता ही क्या, देखो एल और टी, मतलब लेंथ को भी चेंज नहीं करना है, टेंशन को भी चेंज नहीं करना है, तो आप ट्यूनिंग फॉर्क लो, लगाते जाओ, क्या चेंज होगा? ट्यूनिंग फॉर्क चेंज करना बहुत बड़ी बात हो गई। 500 के पास सीधा 600 हर्ट्ज का है, 700 बीच की रीडिंग आ रही हो तो फिर बंद है। तो ये प्रॉब्लम लॉ में क्या हो रहा कि अपन जो भी दो चीजों को चेंज कर रहे थे अभी तक दो लॉज में, ये लॉ में वो दोनों चीजों को कांस्टेंट रखना है, तो इसको कांस्टेंट रखे तो चेंज किसको करना पड़ेगा? ट्यूनिंग फॉर्क और वायर तार। जब बहुत सारे तार अपने पास प्रेजेंट रहते क्या तार, और तार को गिनो लगाओ तो बहुत झंझट वाली बात है वो। ठीक है, इसलिए ये लॉज ऐसा प्रूफ नहीं करते, ये लॉस को ऐसा प्रूफ नहीं करते, ये लॉस को थोड़ा स्पेशल तरीके से प्रूफ करते। कैसे क्या बताओ? किसको कांस्टेंट रखना है? एल और टी को कांस्टेंट रखना है। क्या प्रूफ करके बताना है? एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एम। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मान लो एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एम है, तो एन इंटू मतलब एन और अंडर रूट ऑफ एम का रेशियो क्या आने को ना, अंडर रूट ऑफ एम इधर आ गया, n1 अंडर रूट ऑफ m1, n2 अंडर रूट ऑफ m2, इनका प्रोडक्ट क्या आने को ना, कांस्टेंट। अगर मान लो ये दो चीजें कांस्टेंट हो गई, तो एल और टी का कैसे क्या रोल रहता? देखो ऊपर में टी है, नीचे में क्या है, एल है। देखो एल और टी का रोल कैसा रहता, ऊपर में अंडर रूट ऑफ टी है, नीचे में क्या है, एल है। ठीक है, एल ही है ना, किसको कांस्टेंट रखना है? एम और, तो नहीं अपन क्या करते, अपन क्या करेंगे, एल और अंडर रूट ऑफ एम को कांस्टेंट लाके बताएंगे। ठीक है, क्या कर रहे हैं देखो अपन, एन किसको, एल और अंडर रूट ऑफ एम को क्या लाके बताएंगे, कांस्टेंट लाके बताएंगे। ठीक है, एन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी। ठीक है, एल और अंडर रूट ऑफ एम को अपन कांस्टेंट, क्यों? क्योंकि देखो एल और टी में से अगर आप बोल रहे मैं कोई भी चेंज नहीं करूंगा तो बहुत मुश्किल वाली बात है, इसलिए अपन दोनों में से एक को तो भी ले रहे अपने इसमें, तो अपन किसको ले रहे, एल और एम। देखो बोला इधर वही क्या करें मैं, देखो एल और एम को क्या लाके बताए, क्यों? क्योंकि फिर अपने पास ऑप्शन नहीं बचता ना, बहुत हार्ड हो जाता हो। ठीक है, प्रैक्टिकल में प्रूफ करना फिर अपने लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता हो, इसलिए अपन क्या करने वाले हैं, अपन ये करने वाले हैं, एल और अंडर रूट ऑफ एम क्या लाके बताने वाले हैं, कांस्टेंट लाके बताने वाले हैं। ये कांस्टेंट लाने की वजह से क्या होता है वो समझाता मैं। एल और अंडर रूट ऑफ एम का आंसर क्या लाने वाले हैं, कांस्टेंट लाके बताने वाले। ये कांस्टेंट लाके बताने के बाद में क्या प्रूफ हो जाता, अपन बोलते अपना फर्स्ट लॉ क्या है, अपना फर्स्ट लॉ एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल है। अपना फर्स्ट लॉ क्या है, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल है। तो हम लोग एल और अंडर रूट ऑफ एम कांस्टेंट लाके बताए, तो हम बोलते हैं इससे अंडर रूट ऑफ एम के रिलेशन मिल जाता। कैसे क्या मिलता, थोड़ा सा वेट करना है, पहले समझ लेना है, फिर अपने आप आखिरी में प्रूफ हो जाता। ठीक है, तो ध्यान दो, मैं ये चीजें समझा रहा आपको। बताओ कि क्या क्या निकालना है, एन और एल और अंडर रूट ऑफ एम, एल और एम रीडिंग लेनी है। पहली बार L1 रखे, ठीक है, एम एल एम। ठीक है, तो कैसे क्या कर रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा ये वाला समझ लेना अच्छे से, फिर धीरे धीरे सब चीजें क्लियर हो जाती है। ठीक है, हाँ बोलो, एल चेंज करना आता क्या आपको, एल चेंज करना आता क्या, आता। एम चेंज कैसा करेंगे, पहली बार तार लिए, दूसरी बार तार लिए, ऐसे बहुत सारे तार नहीं, अपने पास दो ही तार है, दो ही तार से अपने को काम चलाना है, तो तार बार बार चेंज नहीं कर सकते, लेंथ आगे पीछे कर सकते ना अपन, अपना काम बन जाता ना, लेंथ को आगे पीछे करे तो अपन दो एम लेने वाले हैं। पहली बार एक तार ले रहे जिसका लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है, मतलब लीनियर डेंसिटी m1 है। दूसरी बार जो तार लिए थोड़ी जाड़ी है, थोड़ी मोटी है, उसकी लीनियर मास डेंसिटी क्या है, m2। तो m1 m2 लेना ठीक है, या दो दो ले सकते, कम से कम बार बार चेंज नहीं कर सकते, दो दो ले सकते ना, दो ले सकते। तो पहले वाले के लिए अपने को लेंथ कम ज्यादा करनी है, देखो क्या करना है, m1 लिया m1, ठीक है, और ये m2 है, पहली बार m1 लिया, ठीक है, थोड़ी देर जगह बनाता, देखो
पहली बार में मैं लिया M1 लिया, अब M1 कुछ ना कुछ है, M1 ले लिए। अब मैं पूरी प्रोसेस किया, मैं मान लो ट्यूनिंग फॉर्क 500 हर्ट्ज का लिया। कितने हर्ट्ज का ट्यूनिंग फॉर्क लिया? 500 हर्ट्ज। और टेंशन मान लो 2 किलो का लिया। कितने किलो का लिया? 2 किलो का ले लिया, अपने मन से कुछ भी ले सकते, ले लिया। और मैं इस बार गिना कि कितनी लेंथ लेने पर ये पेपर राइडर नीचे गिरता, कितनी लेंथ लेने पर, रिकॉर्डिंग चालू है, हाँ, कितनी लेंथ लेने पर पेपर राइडर नीचे गिरा। सेम प्रोसेस ऐसा करके लगाया और देखा पेपर राइडर गिरा कि नहीं गिरा। तो ब्रिज को क्या करा, और पास में लिया, नहीं गिरा तो और पास में लिया। फिर एक लेंथ ऐसी आ गई जहां पर ये राइडर गिर गया, वो वाली लेंथ नोट कर लिया। मान लो वो वाली लेंथ थोड़ी देर के लिए कुछ ना कुछ आ गई, बराबर। अब नेक्स्ट केस में क्या करूंगा मैं? नेक्स्ट केस में मैं दूसरा वायर लिया जिसका मास डेंसिटी क्या है? m2, लीनियर मास डेंसिटी m2। अब मैं फ्रीक्वेंसी और इसको हाथ नहीं लगाने वाला हूं, ये उतना ही रखूंगा, ये जितना है उतना ही रखूंगा। सिर्फ किसको हाथ लगाऊंगा? लेंथ कम ज्यादा करूंगा सिर्फ, और पेपर राइडर नीचे गिरता कि नहीं देखूंगा। वही ट्यूनिंग फॉर्क है, रखा, नहीं गिरा पेपर राइडर। तो कब तक ये प्रोसेस करूंगा? जब तक पेपर राइडर ना गिरे। पेपर राइडर गिर गया तो वो लेंथ मेरे लिए कौन हो गई? वो मेरे लिए लेंथ कौन हो गई? L2। वो लेंथ अपने लिए कौन हो गई? L2। ठीक है, हाँ। तो M1 लिया, L1 आया, M2 लिया, L2। फिर अपन क्या करें, ये प्रोडक्ट चेक करके देखें। कौन सा? L1 इंटू अंडर रूट ऑफ M1 का प्रोडक्ट चेक करें। इन दोनों का प्रोडक्ट अभी L2 इंटू अंडर रूट ऑफ M2 का प्रोडक्ट चेक करें। दोनों केस में आंसर क्या आ रहा? सेम आ रहा। तो अपन बोले कि L और अंडर रूट ऑफ M का आंसर क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा। ऐसा करके रीडिंग लेना है। बताओ रीडिंग क्या लिए, पहले वो समझो फिर आगे का पार्ट समझते। बोलो क्या क्या करे, समझा क्या? पहली बार में तार रखे जिसका ये क्या लिखे, लीनियर डेंसिटी क्या लिए? M1। अपने मन से ट्यूनिंग फॉर्क और वेट डिसाइड करो, आपकी मर्जी है। वेट डिसाइड करा, करते गया, पेपर राइडर गिरे तक, जब पेपर राइडर गिरा वो वाली लीडिंग ले लिया, उसको लेंथ क्या, उसको क्या बोला? L1 बोला। सेकंड केस में क्या चेंज किया? तार को दूसरा तार रख दिया उठा के, ठीक है, फ्रीक्वेंसी और टेंशन को चेंज नहीं किया, और फिर से पूरी प्रोसेस करके ब्रिज को आगे पीछे जो भी करना है वो करके लेंथ निकाला। M2 के लिए जो लेंथ आई वो लेंथ कौन सी आई? L2। फिर प्रोडक्ट चेक करा, L1 अंडर रूट ऑफ M1 का प्रोडक्ट किसके बराबर में है? L2 अंडर रूट ऑफ M2। तो क्या पता चला? L इंटू अंडर रूट ऑफ M क्या आ गया? यहां तक समझेगा थोड़ा थोड़ा। अब आगे के बाद अभी प्रैक्टिकल लैब में करे तो थोड़ा और अच्छे से समझता था। तो वही चीजें इधर लिख के है पूरे, ठीक है। पढ़ो क्या क्या लिख के। हाँ, फॉर वेरिएशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, हाँ, टू वायर्स हैविंग डिफरेंट मास पर यूनिट लेंथ M1 और M2 लीनियर डेंसिटीज आर यूज्ड। आगे, हाँ, फर्स्ट वायर इज सब्जेक्टेड टू सुटेबल टेंशन। कुछ तो भी टेंशन ले लिया, मान लो मैं 2 किलो लिया। अब ये किलो मतलब टेंशन नहीं है, मास है। इसको 9.8 से मल्टीप्लाई करो, टेंशन न्यूटन में आता, 9.8 से मल्टीप्लाई करे तो मैं मास से समझा रहा, इजी जाता बच्चों को, ठीक है। हाँ, टेंशन 2 kg, हाँ, मेड टू वाइब्रेट इन यूनिसन, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम लाना है विद द गिवन ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क कितने का लिया मैं? 500 हर्ट्ज का लिया था, याद आ रहा क्या? हाँ, आगे पढ़ो। द वाइब्रेटिंग लेंथ L इज नोटेड, L1 मिल गया, L1 मिल गया। अब नेक्स्ट, हाँ, यूजिंग द सेम फॉर्क, 500 लिए तो अभी भी क्या लेना है? ट्यूनिंग फॉर्क 500। द सेकंड वायर इज मेड टू वाइब्रेट अंडर द सेम टेंशन। कितना टेंशन लिया था? 2 किलो, तो कितना लेगा? 2 किलो, सेम टेंशन लेना है। एंड द वाइब्रेटिंग लेंथ L2 इज डिटरमाइंड। तो इस बार चेंज क्या करें? वायर दूसरा रख दिए, एक वायर रखे जिसका मास लेंथ कितना है, मास पर यूनिट लेंथ M2। क्या चेंज नहीं करे? ट्यूनिंग फॉर्क और सेकंड वायर का टेंशन चेंज नहीं, और क्या नोट करे? L2 इज डिटरमाइंड। फिर बोलेंगे वो, हाँ, दस द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ टू वायर इज केप्ट अंडर, ठीक है, सेम अप्लाइड टेंशन, ठीक है। हाँ, दस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ टू वायर इज केप्ट सेम, मतलब फ्रीक्वेंसी को भी सेम रखे और टेंशन को भी क्या रखे? सेम रखे। तो क्या पता चला? क्या पता चला? L1 अंडर रूट ऑफ M1 का प्रोडक्ट किसके बराबर में है? L2 अंडर रूट ऑफ M2 के बराबर। तो क्या बोलेंगे अपन? L इंटू अंडर रूट ऑफ M क्या आया? कांस्टेंट आया।
लेकिन अपने इसमें तो एन है ही नहीं। अभी तक सभी फार्मूले में क्या रहता था, एन रहता था एन, लेकिन इधर एन है ही नहीं, तो एन कैसे क्या बताए। तो हम बोले हमारा जो पहला लॉ था, पहला लॉ क्या था, एन ये था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या था, एन था। हम एन और एम का रिलेशन बताए आपको, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एम। आगे इफ कब टी और एल कांस्टेंट, मतलब ये अपन प्रूफ नहीं करे, अपन प्रूफ खाली ये करके बताए, ये प्रूफ करे, ये प्रूफ नहीं करे अपन, लेकिन अपन बोले हमारा जो फार्मूला था इनका वो क्या था, 1/2l अंडर रूट ऑफ क्या था, t/m था। ठीक है, तो अगर हमारे इसमें अपन भी करे नहीं, अपन बता रहे अगर हमारे इसमें इफ t और l को अगर हम कांस्टेंट ले लिए, अगर हम लोग t और l को कांस्टेंट लेके सब चीज देखिए, तो n इज क्या मिलता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या मिलता, अंडर रूट ऑफ n। अपन n का उधर लिए नहीं n, लेकिन अपन बता सकते हैं कि सब मतलब हम ऐसा लेके अगर t और l कांस्टेंट ले लिए, कहा गया t और l कांस्टेंट ले लिए, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाँ n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m बोल सकते। अब इनका रिलेशन है, किनका किनका, इसके वजह से अपन ये बोल सकते हैं ऐसा रिलेशन है। क्या कांस्टेंट लाए अपन, हाँ l इंटू अंडर रूट ऑफ m, l इंटू अंडर रूट ऑफ m को अपन क्या लाके बताए, कांस्टेंट लाके बताए। l इंटू अंडर रूट ऑफ m को अपन क्या लाके बताए, कांस्टेंट लाके बताए।